हेलो स्टूडेंट, आज ये नया टॉपिक है मोल कंसेप्ट, जो कि ये 10th क्लास के लिए 11th 12 सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारे जो भी कुछ डिपेंडेंसी केमिस्ट्री के अंदर मास कैलकुलेशन या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है, उसमें मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स क्या होता है। एटम, जैसे आपने जानते हो कि सारी कहानी तो पता ही होगी, एटम्स क्या मतलब, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड क्या होता है। हम उस पर ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, हम सिंपल सी बात करते हैं कि एटम, व्हाट इज एटम, एटम क्या होता है। देखिए, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, it is smallest particle, it is smallest particle of matter which participate in in a chemical reaction without lose, but do not lose its identity। ये अपनी पहचान को नहीं लॉस करता। ठीक है, आपने सारी बातें पढ़ी होंगी, एटम आर डिविजिबल, नॉन डिविजिबल, फिर डिविजिबल हुआ, ये सारी कहानी हम नहीं बता रहे हैं। हम सिंपल सा बात करते हैं कि एटम क्या होता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का होता है। मैटर तो जानते ही होंगे, है ना। तो मैटर एवरीथिंग वी नो, वी स्मेल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो सारी मैटर होती है। तो मैटर इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर का क्या होता है, एटम्स होता है। ठीक है, और वो क्या करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हैव नो independent existence, यानी अकेला एटम नेचर में अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यानी अकेला एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी क्या है कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं यूज करता। कैसे? भाई सपोज करिए कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो भाई NO2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा NO2 का। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो जाए, बोलो, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, तो यानी अपनी पहचान नहीं खो रहा है, अपनी पहचान नहीं खो रहा है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज कर रहा है, आइडेंटिटी वही रखता है, अपनी पहचान नहीं खोता। ठीक, ये कह रहा है बट हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब एटम जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। अकेला एटम एग्जिस्ट, यही इसको मॉलिक्यूल से डिफरेंट करती है। यही चीज बात जो है कि अकेला एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज इसको मॉलिक्यूल से क्या करती है, डिफर करती है। ठीक है, जैसे कह दो अरे नहीं, जैसे आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि क्यों नहीं करता। कार्बन हम लोग लिखते हैं C है, तो कार्बन, देखिए कार्बन हम लोग कोयले में कार्बन होता है, अगर डायमंड में कार्बन होता है, तो बेटा वहाँ कार्बन अकेला नहीं होता, वहाँ बहुत सारे कार्बन कंपाउंड आपस में कंबाइंड रहते हैं।
कंबाइंड फॉर्म होती है सेम टाइप एटम में, इसलिए वहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता, कब होंगे, ज्यादा आपस में कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये चीज इसको मॉलिक्यूल से क्या बनाती है, डिफर बनाती है। देखिए मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल भी क्या होता है, ये भी क्या स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर है, ये भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन बट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। नहीं, यहाँ पर ये हैव डिपेंडेंट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। यानी इनडायरेक्टली कहते हैं एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, यही से मॉलिक्यूल से इसको क्या करता है, डिफर करता है। तो बेसिक डिफरेंस सही है। ठीक है, अब हम एग्जांपल इसमें देखिए, इनके टाइप्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मोनोएटॉमिक, क्या बोले, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर डाई एटॉमिक, और यहाँ पर ट्राई एटॉमिक, यहाँ पर पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं होता है। सारी जितनी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैस, जितनी भी इनर्ट गैस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। डायटॉमिक में क्या आ जाएगा, जैसे H2 है, O2 है ना, ये Cl2 है ना, क्लोरीन गैस, ये सारे क्या आ जाएंगे ये। ट्राइएटॉमिक में क्या आ जाएगा, O3 है ना, ओजोन आ जाएगी ट्राइएटॉमिक गैस में। ठीक है, और यहाँ पर पॉलीएटॉमिक में एसिड, P4, ये सारे क्या आ जाएंगे इसके अंदर, ट्राइएटॉमिक गैसेस में आ जाता है। यहाँ पर जो ट्राइएटॉमिक गैसेस हैं, जैसे हम लोग NH3, ये तो टेट्रा हो गए, NH3 इसमें लिख सकते हैं, NH3 लिख सकते हैं, है ना, और ये सारी जैसे NO2 लिख सकते हो। तो ये किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी पर। ये किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिसिटी पर। यानी एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। जितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हैं वो उसकी एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग इसकी एटॉमिसिटी बोलें तो कितनी है, 1 है, इसकी कितनी है, 2 है, इसकी कितनी है, 3 है, इसकी कितनी है, इसकी देखिए कितनी होगी, 8, इसकी कितनी होगी, 4। तो इस तरह से एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं सीधे इस पर बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एटॉमिक मास। मूल कंसेप्ट के अंदर एटॉमिक मास क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। व्हाट इज एटॉमिक मास? नोट करिए फटाक से। देखिए एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास
एटम बहुत छोटा होता है, एटम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इसका मास मेजर करना बहुत ही टिपिकल केस है। ये भी तो आप समझते होंगे, क्योंकि हमारे पास आज से बहुत साल पहले ऐसी केमिस्ट्री आज की तो है नहीं कि हर चीज़ अवेलेबल है। ये बहुत पहले 400-500 साल पहले की बातें होती थी। वहाँ पर मास क्या था, पहले लोगों के पास वेट करने के लिए एक रिलेटिविटी, जैसे जनरली लोग क्या करते थे, किसी की मास को मेजर करने के लिए किसी को एक बेस बनाते थे और उसी के थ्रू उस चीज़ का वेट करते थे। सपोज करिए जैसे किसान पहले क्या होता था, खेत में एक पैन बनाता था, पैन के ऊपर पैन ऐसे बना करके एक ऐसा होता था, उस पर कोई चीज ऐसे रख दिया वेट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर उसने 4 बोरी है, 5 बोरी ऐसे रखी, तो यहाँ पर जैसे क्या हुआ कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ बॉल्स रख दिए, उनके वेट के बराबर जितना वेट होता था उनका वेट होता था। लेकिन क्या होता था कि जो बड़े मास को वेट करने के लिए, जैसे फिजिक्स वालों ने क्या किया था कि एक सिलेंडर ले करके उसको बोल दिया कि ये कितना है, एक ये सिलेंडर है, क्या है, एक ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के बेस पर बेस स्टार्ट किया। तो सपोज करिए कि अगर किसी भी बड़ी चीज का वेट, जैसे बॉल है, इसका वेट मेजर करना था, तो बॉल का वेट मेजर करने में पता चला कितने सिलेंडर्स का यूज हुआ, भाई 5 सिलेंडर यूज हुए, कितने, 5 सिलेंडर, 5 सिलेंडर यूज हुए। इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ बॉल कितना होगा, इज इक्वल टू 5 सिलेंडर। ठीक है, कितना हुआ, 5 सिलेंडर। अगर मैं अपना वेट कहूं तो मेरा वेट जैसे मान लीजिए कितना हो गया, 70 सिलेंडर के इक्वल हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया, जुगाड़ किया कि ये जो हमने एक सिलेंडर लिया है इसको एक यूनिट बना ले। तो इन्होंने एक यूनिट बनाई और इसको क्या कर दिया, केजी कर दिया। क्या कर दिया, केजी कर दिया। उसी के बाद से जो हमारा ये इसका वेट हो गया क्या हो गया, केजी हो गया, और हमारा जो वेट हो गया वो क्या हो गया, 70 केजी हो गया। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कैसे वेट को हाइपोथेटिकली कैसे इस चीज को मेजर किया गया। तो यहाँ पर ये लोग पहले बड़ी, लेकिन ये चीज क्या थी, हमको एटम को कोई क्विंटल और किलो में तो मेजर नहीं करना होता है, वो इतनी स्मॉल जो चीज हमको दिखती नहीं उसका वेट हमको मेजर करना है। तो ये काफी दिनों बाद पड़ा रहा, कोई ऐसी डिवाइस बनी ही नहीं थी जिससे हम इतने छोटे पार्टिकल्स का वेट मेजर करें। लेकिन क्या हुआ कि कुछ इस क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन में, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसके लिए वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सोचा कि चलो रिलेटिव मास हम लोग एक एटम्स को रिलेटिवली करते हैं, जैसे इन्होंने अभी किया था वैसे हम भी रिलेटिवली करते हैं। और उन्होंने सबसे पहले किसको किया, उन्होंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पहले हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, और आज की डेट में जो चल रहा है जिसके बेस पर हम लोग एटम का या केमिस्ट्री के अंदर जितने भी वेट मेजर किए जाते हैं केमिकल्स के, उनको मॉलिक्यूलर वेट जो भी होते हैं, तो वो हम लोग किसके बेसिस पर करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। जैसे हम लोग की कार्बन C12 एटम, कार्बन का एक आइसोटोप है, तो उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, एक मास का मेजरमेंट करते हैं। तो मास ऑफ 1, तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम, मास ऑफ 1 C12 एटम। इन्होंने कहा कि ये जो कार्बन C12 आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन C12 का के एक सिंगल एटम का मास इन्होंने क्या कहा कि वो एक यूनिट बना लिया। इन्होंने क्या बना लिया, यूनिट बना लिया। तो हम लोग क्या लिखने लगे कि जैसे हम लोग लिखते हैं कि मास ऑफ 1 क्या किया, रिलेट करा दिया। जैसे हमने ऊपर सिलेंडर को रिलेट कराया था कि हाउ मेनी सिलेंडर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी बॉल्स, या हाउ मेनी सिलेंडर्स इक्वल टू माय वेट्स, है ना। उसी तरह से क्या होगा कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम का अगर वेट मेजर करना है, तो हमने ये देखा कि ये कितना हो गया कि 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ठीक है, अगर मास ऑफ हम कार्बन एटम का कहें, सॉरी अगर हम मास ऑफ नाइट्रोजन का कहें तो कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन का 14 इंटू दिस वैल्यू। अगर हम सल्फर की बात करें तो कितना हो जाएगा 32 इंटू दिस वैल्यू।
इनटू दिस वैल्यू। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, यानी इसका जो मास है इस वैल्यू से कितने टाइम हैवियर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू से, ये जो एटम्स हैं उसकी वैल्यू से कितने टाइम मैक्सिमम है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मासेस बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कि एटॉमिक मास इज अ, एटॉमिक, इसको जरा मिटाते हैं, एटॉमिक मास इज अ नंबर, एटॉमिक मास इज अ नंबर, इसमें लिखिएगा एटॉमिक मास is a number which tells that the atom of an element, the atom of an element how many time heavier than, how many time heavier how many time heavier than heavier than 1/12 into mass of 1 C12 एटम। मतलब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी एलिमेंट का जो सिंगल एटम होता है वो इस वैल्यू से कितने टाइम हैवियर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाद में इसको क्या बना लिया गया, एक यूनिट बना लिया गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही हुआ उसके बाद अगर हम लोग लिखें कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम तो कितना हो जाएगा भैया, 16 AMU लिखेंगे। मास ऑफ नाइट्रोजन का कितना लिखेंगे, 14 AMU लिखेंगे। और मास ऑफ सल्फर अगर हो गया तो कितना लिखेंगे, 32 AMU लिखने लगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यानी 1 AMU इज इक्वल टू कितना होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ये चीज निकल के आई कि 1 AMU क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम को हम लोग एक यूनिट बना करके इसको चीज करते थे। क्योंकि C12 एटम का मास हमको पता नहीं था उस डेट तक, काफी समय तक साइंटिस्ट इस पर अपना रिसर्च करते रहे। बाद में मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, किसके थ्रू, मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू ये पता चला कि कार्बन का जो मास होता है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर, किसका, मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर ने C12 के सिंगल एटम का मास पता किया, कितना था, 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। मास स्पेक्ट्रोमीटर आया, मास स्पेक्ट्रोमीटर ने एग्जैक्ट कार्बन के सिंगल एटम का वेट मेजर किया और वो कितना था, 1.99 इंटू 10 टू पावर -23। और जैसे ही ये मेजर हुआ तो A1 AMU की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10 टू पावर -23, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। यानी कि एक मास का वेट कितना हो गया, 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और हम एक ऐड कर सकते हैं 1/Na ग्राम भी लिख सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, आगे इसका आगे हम लोग यूज करेंगे। यानी 1 AMU किसके इक्वल है 1/12 into 10 into दिस वैल्यू या 1.6 10 to पावर, यानी 1, ये क्वेश्चन आता है कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1.66 10 to पावर -24 ग्राम या 1/Na के ये क्या होता है, इक्वल होता है। नोट करिए जल्दी से फटाक से, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब इसके बाद यहां पर आता है मोलर मास। क्या आता है, मोलर मास। देखिए मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास ये होता है। तो देखिए यानी यहां पर अगर हम कहें कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस या मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां पर हम लोग क्या कहें, देखिए यहां पर हम लोग कहें कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये क्या हो जाएगा, मोलर मास, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Na ऑक्सीजन एटम क्या हो जाएगा, एक मिनट, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन। ठीक है, और अगर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, अभी हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। Na हो जाएगा, तो यहां पर देखिए मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 16 AMU होगा भाई, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था 16 AMU होता है 1 का। ठीक है, और इनटू क्या है, Na। अभी मैंने बोला था कि AMU किसके इक्वल होता है, 1/Na के, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 16 × 1/Na, और ये कितने में, किसमें होगा, इन ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Na × Na कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 16 ग्राम। यानी कहने का मतलब ये होता है कि 1 मोल सब्सटेंस का मास इन किसमें हो, ग्राम में। मोलर मास को क्या बोलते हैं, यहां पर मोलर मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस